और मैं पहला ऐसा अधिकारी हूँ जो अपने डिपार्टमेंट को, दिल्ली तिहाड़ जेल को नेशनल गेम्स में लेकर गया। एक टीवी रियलिटी शो इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर डिस्कवरी चैनल के लिए विद्युत जामवाल, अक्षय कुमार के साथ मैंने वो शो किया। के पॉडकास्ट में गेस्ट आए थे, हमारे भाई हैं वो, उनकी 2 वाइफ है, तो क्या ये लीगल है 2 वाइफ रखना भी? जो सेवेंजर्स है एक बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएशन टीम है। अभी रिसेंट में एक कंट्रोवर्सी देख रहे होगे, संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। ऐसा कभी हुआ है किसी क्रिमिनल ने आपको धमकी दी हो या कुछ हुआ हो? हर दूसरे तीसरे दिन का काम है। कि फांसी आपने अपनी आंखों से देखी थी? हमने दी थी। हाँ, मैं अभी प्रिंस नरूला के साथ एक शो कर रहा हूँ, डार्क स्क्रॉल। ठीक है। उसके बाद आपके पास एक गेस्ट आए थे जीजी कम्युनिकेशन वाले, हमारे भाई। तो तहलका प्रैंक को लेके आपका क्या कहना है कि वो बिग बॉस क्यों नहीं जीत पाए? हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हो मेरे भाई लोग? आज फिर इस टॉक शो के एपिसोड में हम लेके आए एक ऐसी पर्सनैलिटी को जो यूथ के लिए एक आइकन है और हमारी गवर्नमेंट के एक सर्वेंट है, जिन्होंने हमारे देश की सेवा भी की है और हमारी यूथ को अवेयर भी किया है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उनसे कुछ सीखें और तरक्की करें। तो कैसे हो दीपक भाई? थैंक यू आशीष भाई। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इतना अच्छा लवली इंट्रोडक्शन देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। तो दीपक भाई, हम स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी आपकी जर्नी के साथ। आप अगर स्पीड में अपनी जर्नी बताओगे, कैसे आप यहां तक एक गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचे और आपका बैकग्राउंड क्या था? आशीष भाई, मेरा जो एक बैकग्राउंड है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है। और जिस तरह से फैमिली में मेरे फादर साहब एक गवर्नमेंट सर्वेंट रहे, 5 बच्चे, मतलब हम 5 भाई बहन, सबका लालन पोषण करना। मैंने स्कूलिंग भी अपनी नॉर्मल की, ग्रेजुएशन मैंने अपनी रामजस कॉलेज से की। 2009 में मैंने जेल सर्विसेज को ज्वाइन किया एज अ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। और कॉलेज टाइम से ही मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट रहा हूँ, तो एक अच्छी परवरिश थी, एक एकेडमिक्स मेरा अच्छा रखा पेरेंट्स ने। और सारी चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरा और वो सब चीज़ें मैंने आगे बढ़ाई, अपने फादर साहब का नाम रोशन किया और मैं यहाँ तक पहुँच पाया। बेसिकली हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो दीपक भाई है वो प्रॉपर एक गवर्नमेंट सर्वेंट फैमिली से आते हैं, जहां उनका माइंडसेट भी वही था कि जब बड़े होंगे तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट ही बनेंगे। ये आपका माइंडसेट था? एग्जैक्टली। देखिए, जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ बड़े लिमिटेड सोर्सेज होते हैं और हम नहीं सोच पाते कि आप एक बड़े एक अमाउंट के साथ कोई बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे, कोई स्टार्टअप आप करेंगे किसी तरह का। तो ऐसा लगता है कि हाँ, और परवरिश भी कहीं ना कहीं जो फैमिली एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट सेक्टर फैमिलीज़ के अंदर, वो यही होता है कि हाँ, आज मैं खुद गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, कल को मेरे बच्चे भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं। और इवन आगे भी मैं अपनी जनरेशन जो मेरी है उसको लेकर मैं सोचता हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट सेक्टर में जाए। लेकिन आपको नहीं लगता जितनी हमारे देश में आजकल ये जॉब्स के लेके मारामारी है, हमें अपने बच्चों पे गवर्नमेंट जॉब का प्रेशर नहीं बनाना चाहिए? देखिए, ये प्रेशर नहीं है, अपने आप में एक, ये मैं कहूँगा एक अचीवमेंट है बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट। अभी पेंडेमिक में आपने देखा बहुत से जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, उन्होंने शफल किया, अपने एम्प्लॉयज़ को निकाला। तो कोई जॉब एश्योरिटी नहीं है, टिल रिटायरमेंट आप रहेंगे। एयरलाइंस में आप देखते हैं, बाकी कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर आप देखते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली अगर मैं कहूँ, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर एक ऐसा है कि हाँ, वी आर द सेफ, वी आर द सिक्योर टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। तो बेसिकली हम कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब एक ऐसी सिक्योर जॉब है जहां पे एक बार आप लग गए तो हाँ, आपकी लाइफ सिक्योर है। एग्जैक्टली। तो बहुत सारे जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनके बच्चे भी तो स्टार्टअप से निकलते हैं। जैसे हमारे विजय शेखर शर्मा जी को ले लो, छोटा सा आप एग्जांपल मुझे भी ले सकते हो कि मेरे भी पूरा फैमिली बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सर्वेंट से ही निकला है, तो हम भी बिजनेस में आए। तो आपका उनको लेके क्या कहना है कि आप क्या चाहोगे कि आपके बच्चे क्या बने? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इंडिविजुअल्स के ऊपर। अगर आपको लगता है कि आपके सोर्सेज अच्छे हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाना, या आप अपना एक स्टार्टअप आप लाना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली मैं फिर से वही बात कहूँगा, अगर आप एक गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं तो आप पूरी तरह सेफ हैं,
सिक्योर है, आपका मेडिक्लेम, आपकी आउटिंग, सारी चीज़ें टिल रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद जो आपको पेंशन मिलता है, एनपीएस आपको मिलता है, वो सारा गवर्नमेंट एश्योर करती है। हाँ, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं है कि एक बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं, आपके लिमिटेड सैलरी है जिनमें आपको सरवाइव करना है। तो आप एक लग्जरी तो नहीं, लेकिन हाँ इतना मैं कहूँगा कि आप एक कंफर्ट जोन में रहकर बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप अपने खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम एक गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद अपने आप को सिक्योर समझ सकते हैं, प्रॉपरली सिक्योर, रिस्क टेकिंग में नहीं जाना चाहिए। एग्जैक्टली। ये अच्छा, गवर्नमेंट जॉब लेने से पहले आपकी बॉडी थी या गवर्नमेंट जॉब आने के बाद थी? देखिए, जो मेरी फिटनेस है, आई वॉज अपॉइंटेड एज अ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट तिहाड़ जेल इन 2009, और उसके बाद मैंने कमांडो कोर्स भी किया। एट दैट टाइम मैं कुल एक 60-62 किलो का एक बड़ा दुबला पतला सा लड़का था। Okay. आफ्टर मेरे कमांडो कोर्स के बाद मैं सर्विसेज में आया। मुझे डेली क्रिमिनल से डील करना है, बड़े गैंगस्टर से डील करना है। उस टाइम पर सिल्वर स्क्रीन पे भी एक दौर था दबंग, सिंघम जैसी मूवीज़ का। तो मुझे कहीं ना कहीं देखकर लगा कि हाँ, ये जो मैं स्क्रीन पर मैं देख रहा हूँ, ये चीज़ें अगर रिलेटेबल होकर मैं सोसाइटी के अंदर एक लाइव एग्जांपल दे पाऊँ, तो मैं बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ उन चीज़ों से। मेरे को लगा कि हाँ, जब ये लोग स्क्रीन पर ऐसा कर सकते हैं और ये हमारे बीच के लोग हैं, तो उनसे इन्फ्लुएंस होकर मैंने अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट किया 2014 में। मैंने 3 साल अपना वेट पुट ऑन किया। 60-62 किलो से मैं 120 किलो तक अपना वेट लेकर गया। 120 किलो वेट ले जाने के बाद फिर उसको रिड्यूस किया, कट शेप करने के बाद 90 केजी पे स्टेबल किया, और 2017 से मैंने स्टेज खेलना शुरू किया, जिसमें मिस्टर दिल्ली, मिस्टर यूपी, मिस्टर हरियाणा, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, इस तरह के तकरीबन 18 से 20 मेडल मैंने अपने नाम किए। और मैं पहला ऐसा अधिकारी हूँ जो अपने डिपार्टमेंट को, दिल्ली तिहाड़ जेल को, नेशनल गेम्स में लेकर गया, और पिछले 5 साल से कंसेक्यूटिवली मैं नेशनल चैंपियन भी हूँ। ग्रेट। तो आप बेसिकली अपने डिपार्टमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हो गेम्स में? जी हाँ, यहाँ मैं बताना चाहूँगा, आप डिपार्टमेंट की तरफ से अगर आप इस तरह की नेशनल गेम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिपार्टमेंट से बहुत से बेनिफिट्स हैं। आपको इंक्रीमेंट लगता है, आप इस तरह के 5 इंक्रीमेंट अपनी सैलरी के अंदर, जो आपके स्पेशल इंक्रीमेंट कहलाते हैं, आप ले सकते हैं, जो टिल रिटायरमेंट आपकी सर्विस के अंदर, आपकी सैलरी के अंदर इंक्लूड होते हैं। बहुत बेहतरीन। तो मतलब अगर कोई बंदा गवर्नमेंट सर्वेंट है जो अगर हमारी वीडियो देख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्पोर्ट्स कैटेगरी में, ऐसा तो नहीं होगा जैसे बॉडी बिल्डिंग में होगा, किसी ना किसी स्पोर्ट्स कैटेगरी में जाके अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करके ये बेनिफिट ले सकता है। हाँ, कोई भी अगर नेशनल गेम है वो एफिलेटेड है, जिसको गवर्नमेंट खुद से स्पॉन्सर करती है, खुद से कराती है, आप उसका पार्ट बन सकते हैं। आप बास्केटबॉल खेलें, बैडमिंटन खेलें, टेबल टेनिस खेलें, कुश्ती खेलें, इंडोर गेम्स आप खेलें, आप कोई भी जो इवेंट है एफिलेटेड है, आप खेल सकते हैं, उसका पार्ट बन सकते हैं और इंक्रीमेंट आप ले सकते हैं। बहुत बेहतरीन। आपने मतलब बेसिकली सरकारी जॉब ज्वाइन करने के बाद अपने शौकों को भी पूरा किया, गवर्नमेंट से बेनिफिट्स भी लिए और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट भी किया। ये काबिले तारीफ चीज़ है। नहीं, बहुत बहुत बेहतरीन दीपक भाई, बहुत अच्छा लगा। अब मैं ये पूछना चाहूँगा, चलो ये सब तो ठीक है, कंटेंट क्रिएशन में कहाँ से आए आप? देखिए, कंटेंट क्रिएशन का जो दौर है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका गिव एंड टेक है। जब आप अच्छा काम करते हैं, सोसाइटी आपको रिकॉग्नाइज करती है, आपको एक्सेप्ट करती है, तो वो एक्सेप्ट करने के साथ आपसे एक्सपेक्टेशन भी लगाती है। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस पे आपको कहीं ना कहीं खरा उतरना है, आपको चीज़ें बेहतर करनी है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हाँ, मेरा जो कंटेंट है आप देखते होंगे, वो हमेशा इंस्पिरेशनल रहता है, मोटिवेशनल रहता है। तो गिव एंड टेक है। मैं अपना कोई कंटेंट डालता हूँ, लोग उसको प्यार देते हैं, मैं मोटिवेट होता हूँ, मैं इंस्पायर्ड होता हूँ, बूस्टअप होता हूँ, तो मैं अगला कंटेंट तैयार करता हूँ। तो ये एक गिव एंड टेक फार्मूला है, सिंपल। लोग चाहते हैं मुझे प्यार देना, और मैं चाहता हूँ कि हाँ, मैं उनका प्यार लूँ और मैं उनको प्यार दूँ। अच्छा, जैसे बॉडी बिल्डिंग में आपको डिपार्टमेंट का बहुत सपोर्ट है, कंटेंट क्रिएशन को लेके आपके डिपार्टमेंट का कुछ सपोर्ट है या उसमें उनका कुछ न्यूट्रल है?
देखिए कंटेंट क्रिएशन की अगर मैं बात करूं तो डिपार्टमेंट का मुझे पूरा सपोर्ट रहता है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं हमारी यूनिफॉर्म सर्विसेज को पॉजिटिव दिखाने की। गलत कंटेंट अगर मैं चाहूं तो मैं आज कोई गलत कंटेंट डालूं, वो 2 दिन में 3 दिन में वायरल हो जाए, लेकिन मेरी हमेशा ये उम्मीद रहती है कि मैं अच्छा कंटेंट डालूं, क्योंकि मैं सिर्फ दीपक शर्मा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं एक डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मेरी कहीं ना कहीं एक नैतिक जिम्मेदारी है उसकी छवि को, उसकी गरिमा को बनाए रखना। इन्हीं चीज़ों के चलते हुए मुझे डिपार्टमेंट ने परमिशन दी फिटनेस ब्रांड के साथ एंडोज होने की, उन्हें प्रमोट करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं फिटनेस इंडस्ट्री एक अपने आप में एक बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव स्कोप है। एक टीवी रियलिटी शो इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर मैंने किया, कॉम्बैट शो था बहुत अच्छा, डिस्कवरी चैनल के लिए। विद्युत जामवाल, अक्षय कुमार के साथ मैंने वो शो किया। तो वहाँ जाने के लिए डिपार्टमेंट ने परमिशन दी। बहुत अच्छे मैंने कुछ पैट्रियोटिक सॉन्ग्स किए, इंडियन न्यूज़ के साथ मैंने कोलैबोरेशन करके उसको लॉन्च किया। तो जब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका जो अगर आपका मेंस रिया है, अगर वो पॉजिटिव है, आपकी इंटेंशन अच्छी है, तो डिपार्टमेंट कोई भी हो, चाहे वो यूनिफॉर्म है चाहे वो सिविल है, वो आपको सपोर्ट करता है। आपकी इंटेंशन एक पॉजिटिव रहे, क्लियर रहे, तो चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ती। बहुत बेहतरीन। तो मैं बहुत सारे अपने ऐसे भाइयों से और दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट जॉब में है, आप लोग भी अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है आपको बिल्कुल रोकता है। आपके पास अथॉरिटीज़ है, आप उनसे परमिशन ले सकते हो अगर आप एक्चुअल में कुछ अच्छा कर रहे हो, राइट? देखिए सोशल मीडिया का दौर है, और मुझे लगता है कि आज की डेट में जो हमारा सिनेमैटिक जो दौर था वो ख़त्म हो चुका है। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, सब लोग अपने मोबाइल में स्क्रॉल अप्स करते हैं। जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है सब कैंपेन्स चलाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि शायद हाँ, आप अपनी छवि आप ऐसी ही बनाएं कि आप अपने डिपार्टमेंट की आप पोस्टर बॉय बने, आपका डिपार्टमेंट आपको प्रमोट करे, और आप डिपार्टमेंट की छवि को इतना पॉजिटिव लेकर जाए कि वो किसी तरह से आपके डिपार्टमेंट को हैम्पर ना करे। बहुत बेहतरीन। अब एक नेक्स्ट सवाल मेरा ये है, ये आप इतनी सारी चीज़ें मैनेज कैसे करते हो? क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक पुलिस वाले की जॉब कितनी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं। ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। एक एज अ पुलिस मैन आप सोसाइटी में काम कर रहे हो, कोई टाइम नहीं है, उसके बाद आप बॉडी बिल्डिंग अपनी मैनेज कर रहे हो, आप अपना कंटेंट क्रिएशन मैनेज कर रहे हो, कैसे? देखिए मैनेजमेंट से तो मैं भी परेशान हूँ। अभी रात के तकरीबन 11:52 हो चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और सुबह 8 बजे से मैं घर से बाहर हूँ ऑफिस के लिए। मैंने ऑफिस अटेंड किया, फिर ये पॉडकास्ट करना था पॉजिटिव, जो जैसा हमारे बीच में डिस्कशन हुआ कि चीज़ें बेहतर थी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कि चलिए ठीक है, एक स्ट्रगलिंग फेज़ है, इसके बाद जो चीज़ें निकल के आएंगी वो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं बेहतर बनाएंगी। कंटेंट क्रिएशन में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बॉडी बिल्डिंग को करने के लिए अलग अलग उपाय बताते हैं, मैगी खाओ, शराब पियो। देखा होगा आपने, बीच में कुछ वीडियोस ऐसी वायरल हुई थी, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे किसी का भी स्पेसिफिक। तो उनको लेके आप क्या कहना चाहोगे, जो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं बच्चों पे कि यार आप मैगी खाओगे तो बॉडी बन जाएगी, आप शराब पियोगे तो बॉडी बन जाएगी, आप ये करोगे तो बॉडी बन जाएगी, उनके लिए क्या कहना है आपका? देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, इन्फ्लुएंसर इज मीन दैट कि लोग आपके इन्फ्लुएंस में हैं, तो सबसे पहले आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप कोई भी चीज़ अगर आप मार्केट के अंदर लेकर आ रहे हैं, पहले आप खुद पे टेस्ट करें, और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए वो सही है तो आप उस चीज़ को प्रमोट करें, अदरवाइज़ आप ना करें। तो मैगी खाना ये सब करना, और मैं उन अंधभक्तों से भी कहना चाहूँगा जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड अपना रखें। आप गूगल कर सकते हैं, गूगल पे आप कुछ भी डालेंगे, एनसाइक्लोपीडिया है, आप कोई भी चीज़ आप रिलेट कर सकते हैं, इंक्वायरी आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे किसी पर भी यकीन ना करें, और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी मैं कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें बहुत गलत हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम एक विकसित भारत की तरफ अगर हम उम्मीद करते हैं खुद को देखने की, तो इस तरह की शॉर्टकट्स ना अपनाएं, क्योंकि ये जो पब्लिसिटी है, ये जो पॉपुलैरिटी है, ये शॉर्ट टर्म है। आपका भंडा एक दिन फूटेगा,
आप 4 दिन मैगी खाओगे, 5 दिन खाओगे, छठे दिन आपकी बॉडी नहीं बनेगी, वो चीज़ें सामने आएंगी। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की शॉर्ट टेक्निक्स अपनानी चाहिए, पूरी तरह गलत हैं। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर को भी बचना चाहिए और जो इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनको भी बचना चाहिए। आपने अपना एक चैनल स्टार्ट किया पूछताछ, तो जनता से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे दीपक भाई का चैनल है पूछताछ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप भी जाना देखना कि हमारे दीपक भाई भी पॉडकास्ट करते हैं लेकिन अपने एक डिफरेंट वे में। देखिए मेरा उसकी थीम बताओ ना। हाँ, मेरा जो चैनल है पूछताछ, वो कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, वो इन्फोटेनमेंट है। उसके अंदर हम सेलेब्स को बुलाते हैं या किसी के साथ समाज में कुछ गलत हुआ है जिसको एक्सपोजर नहीं मिला, आउटपुट नहीं मिला, हम उसको बुला के सामने बिठाकर कोशिश करते हैं उन चीज़ों को सामने लाने की। हम बाय लॉज उसके अंदर सामने लाते हैं। हेलो गाइस, सिर्फ मात्र 15 से 20 सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगा इस वीडियो में। मुझे पता है आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन जो लोग मेरे को कमेंट करते रहते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करते रहते हैं कि भैया आपसे मुझे यूट्यूब की गाइडेंस चाहिए, तो भैया आई एम सॉरी कि मैं आपसे डेली नहीं मिल पाता या पर्सनली नहीं मिल पाता, लेकिन मैं आपके लिए एक बड़ा स्पेशल चीज लेके आया हूँ। आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं ऑनलाइन, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी नई वेबसाइट बनाई है आशीष भारद्वाज के नाम से। उस पर जाओ और एनरोल करो और मेरे साथ वन ऑन बातें करो, जिसमें अगर आपका कोई भी डाउट है यूट्यूब से रिलेटेड मुझसे बात कर सकते हो। वो 15 से 20 मिनट स्पेशल सिर्फ आपके। जाओ, एनरोल करो और मुझसे बातें करो। जो सवाल आपका, हर सवाल का जवाब दूंगा मैं। बाकी वीडियो कंटिन्यू जल्दी देखो, मजेदार है। तो दीपक भाई, अब हम बात करते हैं आपके पॉडकास्ट में आए कुछ गेस्ट्स के बारे में। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके पॉडकास्ट में गेस्ट आए थे, हमारे भाई हैं वो, उनकी 2 वाइफ है, तो क्या ये लीगल है 2 वाइफ रखना भी? नहीं, देखिए मेरे पॉडकास्ट में मैंने उन्हें बाइज्जत बरी किया पूछताछ के अंदर, और उन्होंने कहीं भी एडमिट नहीं किया कि वैसे तो पूरी तरह से जो हमारा हिंदू मैरिज लॉ है, इट्स पनिशेबल अंडर पॉलीगैमी, 2 शादियां करना। लेकिन वो दोनों वाइफ्स हैं, वो आपस में एग्रीड हैं कि हाँ हम दोनों साथ रहने के इच्छुक हैं, और कंप्लेंट ए की तरफ से, बी की तरफ से, किसी की तरफ से नहीं है। वो साथ रह रहे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट या कोई भी पुलिस एजेंसी कोई एक्शन ले ही नहीं सकती। जब तक कंप्लेंट नहीं होगी कोई एक्शन इनिशिएट नहीं होगा। तो बोला जाए तो अगर 2 बीवियां अगर अपनी मर्जी से रहना चाहती है तो कोई भी रख सकता है। हाँ एग्जैक्टली, देखिए कोई भी चीज़ पनिशेबल तब है जब उसकी कंप्लेंट आती है, और जब जो आपने बात की इन्फ्लुएंसर की, वो दोनों की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है, ना वाइफ ए की तरफ से ना वाइफ बी की तरफ से। वो आपस में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ प्यार से वो लोग रह रहे हैं, तो इसमें गवर्नमेंट या कोई पुलिस एजेंसी कोई एक्शन ले ही नहीं पाएगी। ठीक है। उसके बाद आपके पास एक गेस्ट आए थे जीजी कम्युनिकेशन वाले, हमारे भाई मिस्टर मनीष जैन। हाँ जी। अब उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगते हैं फ्रॉड्स वाले। वो उनका मेरे पॉडकास्ट में भी है कि वो उनकी गलती नहीं है, वो बहुत बार कंप्लेंट कर चुके हैं। तो हमारा साइबर पुलिस या साइबर क्राइम इस पर इतना एक्शन क्यों नहीं लेती? आपको भी शायद उन्होंने शेयर की होगी अपनी समस्या। हाँ देखिए, उन्होंने भी अपनी समस्या शेयर की, और कहीं ना कहीं वो भी एक, मैं कहना चाहूँगा, लाचार हैं। और यहाँ सिर्फ मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से इतना मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरीके की फ्रॉड्स की कंप्लेंट्स हमने उनके पॉडकास्ट में देखी, तो आप कोई भी अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, आप कुछ चीज़ों की श्योरिटी आप लें, आप बड़ी पेमेंट ना डालें, आप चंक्स में पेमेंट डालें। एक AI टेक्नोलॉजी या डीप फेस टेक्नोलॉजी जिसका बड़ा मिसयूज़ है, आप उस पर ना जाएं। जो ऑथेंटिक नंबर हैं उनके, या जिस नंबर की वो अपील करते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, आप उन पर जाएं, छोटी पेमेंट डालें, उसका एक्सेप्टेंस लें, एक्नॉलेजमेंट लें, उसको वेरीफाई करें, फिर बड़ी पेमेंट की तरफ जाएं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद दिल्ली के अंदर उनका शॉप है, रोहिणी के अंदर, तो फिज़िकली अगर आप जाकर लेते हैं बुकिंग करने के बाद, तो आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके थर्ड गेस्ट के बारे में, तहलका प्रैंक। आपने उनका भी पॉडकास्ट किया था, पूछताछ की थी बेसिकली, पॉडकास्ट में गलत बोलूँगा आपके रिगार्ड में। तो तहलका प्रैंक को लेके आपका क्या कहना है कि वो बिग बॉस क्यों नहीं जीत पाए? हम थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी ले चलते हैं ना, बिग बॉस को लेके आपकी क्या राय है? देखिए बिग बॉस को लेकर मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मेरा जॉब प्रोफाइल ऐसा है, मैं ज़्यादा देख नहीं पाता। लेकिन पर्सनली अगर मैं उस आदमी की बात करूं, तो बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएट करता है। आपका फैमिली कंटेंट है, आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, बड़ी रिलेटेबल चीज़ें जो एक फैमिली के अंदर हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ किस तरीके से होती हैं, क्या फ़नी मोमेंट्स होते हैं,
उन चीज़ों को लेकर उस इंसान ने बिग बॉस में कदम रखा और चीज़ें बहुत बेहतर थी। जितना मैं सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर जान पाया, पहचान पाया, तो शायद कहीं ना कहीं वो एंगर मैनेजमेंट नहीं कर पाए, अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसके चलते वो बिग बॉस से बाहर हुए। अदरवाइज चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे थे, एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा कर रहे थे, बड़े अच्छे पंचेस देखने को मिलते थे। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत रील्स में या रील्स में देख रहे हो? हाँ, हाँ जी, उन चीज़ों में मैं देखता था। तो मुझे लगता है कि चलिए बाकी तो जो भी गाइडलाइंस रही होंगी बिग बॉस की, अकॉर्डिंगली उनको शायद एक्सपेल किया गया होगा। अदरवाइज मेरे को लगता है कि हाँ, ही इज़ द राइट गाय टू बी अ पार्ट ऑफ द बिग बॉस। हम बात करते हैं अब आपके फोर्थ, क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों का नाम नहीं लूँगा, हमारे सेवेंजर्स। आपका हमारा मास्टर जी के साथ भी हुआ था, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए जो सेवेंजर्स है, एक बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएशन टीम है इन लोगों की, और मैं पर्सनली मैं बड़ा इन्फ्लुएंस हूँ इन लोगों से। मैं कहना चाहूँगा मैंने इनके बहुत से, क्योंकि मैं अपनी पूछताछ के अंदर मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं, डीएम आते हैं कि सर वी वांट टू बी द पार्ट ऑफ द पूछताछ, बट हम पूरी तरह से एग्जामिन करते हैं कि हु आर द एलिजिबल जिनको हम पब्लिक के सामने रखें, क्योंकि ऐसे बहुत से हैं जो शॉर्टकट अपनाते हैं, जैसा आपने कहा, फेमस होने के लिए। तो उन लोगों को हम अपने शो में नहीं बुलाते। तो मैं कहीं ना कहीं बड़ा इन्फ्लुएंस था इनसे। इनके कंटेंट में आपको कॉमेडी देखने को मिलेगी, रिलेटेबल चीज़ें देखने को मिलेंगी, वुल्गैरिटी, एब्यूसिव लैंग्वेज, वो चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये एक थोड़ा सा लॉन्ग रन है, आपकी स्पीड भी स्लो रहती है, बट हाँ, लॉन्गेटिविटी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। बेसिकली वो बोले तो फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी प्रोड्यूसर है एग्जैक्टली जनता को। आप घर में बैठ के आप देखिए सेवेंजर का, आप कोई भी वीडियो आप डालेंगे, आप बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, पेरेंट्स के साथ आप देख सकते हैं, आपको उसके अंदर गाली देखने को नहीं मिलेगी। नहीं, ठीक बात है। अगर किसी नॉर्मल जनता को के पूछताछ में आना हो, क्योंकि हर किसी को होता है ना कि यार इस भाई का हम पॉडकास्ट देख रहे हैं, काश एक दिन हम भी यहाँ बैठे हो और ये हमारे साथ भी कर रहे हो, उसके लिए आपने, या कोई नया कंटेंट क्रिएटर या कोई दूसरा कंटेंट क्रिएटर, उसको आपके पास आना हो, तो आपने कुछ क्राइटेरिया वगैरह रखा हुआ है कि मैं इसी बिहाफ पे आपको चूज करूंगा? नहीं, देखिए हाँ, मेरा जो अपना शो है मेरा, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को इनवाइट करता हूँ जिनके साथ समाज में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए कुछ गलत हुआ, जिनकी आवाज़ बाहर तक नहीं पहुँच पाई और वाकई में वो चीज़ बाहर आनी चाहिए थी। ऐसे ही हमने बहुत से अभी कंटेंट हमने फीचर भी किए। एक गैंगस्टर का हमने कंटेंट अभी निकाला, बहुत जल्दी रिलीज़ करेंगे। और इनके अलावा कोशिश रहती है उन लोगों को बुलाने की कि जिनके थ्रू हम सोसाइटी के अंदर मैसेज दे पाए कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा गलत होगा। मैंने अभी लीगल बाबा के साथ शूट किया, उसमें बहुत से रिलेटेबल हमने दिखाए कंसेप्ट कि सोशल लाइफ में आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ ऐसा, आपके राइट्स ये हैं। या मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, मेरा जो भी आता है इन्फ्लुएंसर सेलेब जो भी आता है मेरे शो के अंदर, कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना था या आपके साथ क्या हो सकता था, आप कहाँ पनिशेबल हैं, कहाँ आप विक्टिम हैं, कहाँ आप एक्यूज्ड हैं, वो सारी चीज़ें को रिलेट करने की मैं कोशिश करता हूँ एज पर हमारे आईपीसी सीआरपीसी। जी तो आप इन्फ्लुएंसर्स को धमकी दे के बुलाते हो या प्यार से बुला लेते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। और मेरे को लगता है कि जो इन्फ्लुएंसर अपने आप में, मुझे लगता है कि हाँ वो अपनी जगह जेन्युइन है। जैसे अभी मिस्टर अरमान मलिक आए थे, हाँ हाँ हाँ। मैंने उनको इनवाइट किया कि आपके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं इस तरह के, पॉलीगैमी के, डबल वाइफ के, इस तरह के, तो आप आना चाहेंगे? उन्होंने कहा, वो शो के अंदर आए, हमने उन्हें पूछताछ की और चीज़ें सामने रखी। जे कम्युनिकेशन आए, सेवेंजर्स आए, लीगल बाबा आए। तो इस तरह के जो जिन, मेरे को लगता है कि जिन लोगों को लगता है कि उनका कंटेंट बहुत अच्छा है, बेहतर है, वो खुद से आते हैं और शो ऐसा कंप्लीट। नहीं ना कि लट के जोर पे बुला लेते हैं हम। नहीं, अब ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं अगर ऐसी रहेगी तो अब बुला लेंगे। तो आने वाले समय में देखेंगे। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी रिसेंट में अभी कंट्रोवर्सी देख रहे होगे, संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा।
ऐसी कोई कंट्रोवर्सी आपके साथ भी हुई है कि वर्सेस में आपके अगेंस्ट किसी का नाम हो? नहीं, वर्सेस में ऐसी कोई खास तो नहीं। हाँ, बट आई वॉज द विसल ब्लोअर एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट फॉर द मैगी मैन। हम्म, तो मैगी मैन को लेकर मुझे अच्छे से याद है कि मैगी मैन ने 10 से 12, 15, 20 वीडियो के आसपास डाली। कभी वाइग्रा लेके खड़े होना, हम्म, कभी चीज़ें करना। हम्म, तो मैंने वो लास्ट वीडियो डाला एक तरीके से, तो उस पर पब्लिक का रिएक्शन बहुत अच्छा था, ऑडियंस का। तो सबने क्रिटिसाइज करना शुरू किया, तो मुझे लगता है कि शायद उनको भी लगा कि वो गलत कर रहे हैं। उसके बाद से अभी तक आप उनका इंस्टाग्राम उठाकर देखेंगे, मेरा लास्ट वीडियो था। उसके बाद से उन्होंने कोई इस तो उन तरह भाई ने कभी आपको अप्रोच नहीं किया कि यार आप मत डालो मेरे अगेंस्ट, कि यार क्यों हम कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, नहीं भाईचारा निभाते नहीं हैं? नहीं, कोई कंट्रोवर्सी थी नहीं। वो अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रहा था, कोई स्कोप ही नहीं था। हम्म, और मुझे लगता है कि अगर हाँ, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर, मैं कोई चीज़ डालता हूँ तो मेरे पीछे आवाज़ लगाने वाले 1,000 लोग हैं। तो सब लोगों ने जब ट्रॉल करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गलती समझ में आई और उन्होंने एडमिट भी किया। और मैं एडमायर करूँगा उनकी इस चीज़ को कि उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को रिपीट नहीं किया, अपना ट्रैक चेंज किया और अपने लाइफ को, अपने कंटेंट को आगे बढ़ाया। अब हम जॉब पे आते हैं, आपकी जॉब वाली लाइफ। अभी आपकी ड्यूटी पोस्टिंग कहाँ पे है? मैं अभी दिल्ली तिहाड़ जेल, जेल नंबर 3 मैं अभी देख रहा हूँ। तो आप स्टार्टिंग से दिल्ली तिहाड़ में रहे हो या इससे पहले और जगह ही पोस्टिंग हुई है? नहीं, मेरा जो एक्स कैडर मेरी पोस्ट है, हम्म, तो बीइंग एक्स कैडर जेल एम्प्लॉय, मैं तिहाड़ के अंदर, रोहिणी के अंदर, मंडोली के अंदर, दिल्ली के अंदर जितनी जेल्स हैं, मैं सब में सर्विसेज दे चुका हूँ। तो हमारा एक बड़ा कॉनमैन बड़ा फेमस रहा है, उस जेल के बारे में भी, उसकी स्टोरी के रिलेटेड आप कुछ बताना चाहोगे? कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट हो आपके पास जनता को बताने के लिए? नहीं, जो हाँ, जिनकी आप बात कर रहे हैं वो अभी 2022 में मेरे को स्पेशली डिप्यूट किया गया था उनके पास। उससे पहले मेरी पोस्टिंग नहीं थी, तो तकरीबन 3 महीने में रहा। तो मैंने स्पेशल रेड्स डाली, सर्चेस डाली। जिस सर्चेस में जो कॉन्ट्राबैंड आइटम्स थे वो रिकवर किए। वो सोशल मीडिया पर बहुत आया, न्यूज़ चैनल के माध्यम से बहुत सर्कुलेट हुआ, इवन एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन गया। तो उससे ज़्यादा तो मेरा इंटरेक्शन उनसे कभी रहा नहीं। लेकिन हाँ, जो भी था वो मुझे लगता है कि शायद पब्लिक फोरम में ऑलरेडी आ चुका है। तो ये इतना इजी कैसे है कि एक जेल में, एक आप जेल में हो, ये क्रिमिनल्स फ़ोन कर देते हैं, किसी को भी धमकी दे देते हैं, फ़ोन चला रहे हैं, पूरा कारोबार वहीं से चला रहे हैं, इतना इजी कैसे है ये इन लोगों के लिए? देखिए, ऐसा नहीं है। जो तिहाड़ जेल है वो पूरी तरह अभी जैमर्स एक्विप्ड है। 5G जैमर्स तक हमने इंस्टॉल किए हुए हैं। तो तिहाड़ जेल से इस तरह के थ्रेड परसेप्शन बाहर जाना, वो मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है। क्योंकि बीइंग अ पार्ट ऑफ तिहाड़, अब मुझे ऐसे कोई इंसिडेंट नहीं है। और अब पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी आप उठा के देखें, एक अपग्रेडेशन ज़रूर है कि हाँ ठीक है, पहले कभी रहा होगा। अभी जो हमने इंटरव्यूज़ वगैरह भी अगर देखे, अभी एक पंजाब से इंटरव्यू लीक हुआ, बिल्कुल। तो वो पंजाब से हुआ, नॉट इन तिहाड़। तो तिहाड़ अपने आप में हाई टेक है, सुपर टेक है टेक्नोलॉजी और इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की एक्टिविटीज़ तिहाड़ के अंदर है। लेकिन तिहाड़ के अंदर ये एक्टिविटीज़ तो है कि अभी रिसेंटली आपने एक मर्डर देखा था, वो कितना एक इजी वे में हमने मर्डर होते देखा, पुलिस वालों के सामने मर्डर हो रहा है, वो उसके बाद भी वो बीच में नहीं आ रहे, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? हाँ, देखिए वो जो हाँ, उसमें जो भी ऑफिशियल्स थे उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई है। कुछ लैप्सेस थे, उन लैप्सेस को सॉर्ट आउट किया है। QRT टीम का गठन किया गया है। इस तरह की सिचुएशंस को कैसे कंट्रोल करना है, ऐसी SOPs हमने बनाई हैं। और मुझे लगता है कि हाँ, एट प्रेजेंट हम वेल सफिशिएंट हैं, वेल एनफ हैं कि ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो। अब आप एक पुलिसमैन हो, ठीक है, तो आपका रुतबा जेल में कैसा है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पुलिसमैन हो जो हमेशा स्ट्रांगली बात करता है, या
एक सॉफ्ट नेचर वाले, जो लोगों की समस्याएं भी सुनते हैं, अगर कोई हल है तो उनका हल भी देते हैं। देखिए, जहाँ तक मैं खुद से नहीं कहूँगा, लेकिन जितना मेरे बारे में जो हियर से है, जो मुझे सुनने को मिलता है कि एक कर्मठता और शालीनता, हाँ, मैं कोशिश करता हूँ दोनों चीज़ों को अपने अंदर रखने की। तो जहाँ मुझे लगता है कि हाँ, मुझे स्टैंड लेना है, मुझे ये काम करना है, किसी इंस्टेंस पर मुझे फोर्स यूज़ करनी है तो मुझे फोर्स भी यूज़ करनी है, किसी के आंसू पोंछने हैं तो आंसू भी पोंछने हैं। तो कर्मठता और शालीनता दोनों चीज़ों को मैं साथ में रखने की कोशिश करता जेल में कुछ ऐसे लोग भी तो मिलते होंगे ना, जो लगता भी होगा कि वो बेगुनाह है। हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो जेल है, जेल इज़ द पार्ट ऑफ टू काइंड ऑफ प्रिजनर्स। एक तो हैबिचुअल हैं, या एक दूसरे सरकमस्टांशियल हैं, बिट ऑफ एग्रेशन में आ जाते हैं, या गलती से फंस जाते हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं कि हाँ, मुकदमा एक पर है और पूरा फैमिली पैकेज बन जाता है। तो इस तरह के जो इनमेट्स हैं वो कहीं ना कहीं है कि शायद हाँ, उन्हें थोड़ा सा एक रिलीफ के तौर पे देखा जाए। अदरवाइज जो हैबिचुअल हैं, जो नाम हम अक्सर मीडिया में देखते हैं, वो एक अलग कैटेगरी है। अब मेरी टीम के कुछ सवाल हैं। मैं अपनी टीम को हमेशा धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि रिसर्च सारी वही करती है, हम तो भी बैठे तो हम पढ़ेंगे, तो उनको एक थैंक यू है। और उनका सबसे पहले सवाल पढ़ लेता हूँ कुछ। मेरी टीम का सबसे पहला सवाल ये है, आप अपने आप को क्या टाइटल देना चाहोगे? आप एक जेलर है, आप एक बॉडी बिल्डर है, या एक कंटेंट क्रिएटर है? मैं जेल हूँ। जेलर हो। कंटेंट क्रिएटर एंड बॉडी बिल्डिंग बोथ आर दी पार्ट टाइम। एग्जैक्टली, मेरा जो कंटेंट क्रिएशन है वो भी दीपक शर्मा अंडरस्कोर जेलर है। ऐसा कभी हुआ है किसी क्रिमिनल ने आपको धमकी दी हो या कुछ हुआ हो? हर दूसरे तीसरे दिन का काम है। सच में? तो जेलर को धमकी देना इतना इजी? उनको दिख नहीं रहा वहीं रहना है? देखिए, कहने और कथनी और करनी दोनों अलग चीज़ें हैं। तो बोलने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, कल को आप कहने लग जाए कि हाँ, आपने मुख्यमंत्री बनना है तो मुख्यमंत्री बनना और होना दोनों में फ़र्क है। तो ये एक डर की दुनिया है। डर के हिसाब से ये लोग अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। इनको लगता है कि हाँ, इनके बोलने से अधिकारी अगर डर जाएगा तो ठीक है, और अधिकारी अगर नहीं डरा तो फिर ये खुद बैकफुट पे आ जाते हैं। क्योंकि आपकी जेल में तो बहुत दिल्ली के बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर्स रहते हैं। जी जी आपको निर्भया रेप केस में भी अपॉइंट किया गया था? जी हाँ। दो हज़- जी हाँ, 2020 में 18 मार्च को स्पेशली मेरे को मंडोली से तिहाड़ जेल नंबर 3 निर्भया रेप केस के जो एक्यूज थे उनकी फांसी के लिए भेजा गया, तकरीबन 72 घंटे। तो वो जो ऑपरेशन था, जब तक वो फांसी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तब तक आई वॉज द पार्ट ऑफ द ऑपरेशन। और उस एग्जीक्यूशन के बाद 20 मार्च 2020 को हमें वापस अपने जो पोस्टिंग थी वहाँ भेजा गया। मैं एज अ नॉर्मल लेमैन पूछना चाहता हूँ, ये मेरा एक पर्सनल सवाल है कि फांसी आपने अपनी आंखों से देखी थी? हमने दी थी। अच्छा, आपने दी थी, तो मतलब ऐसा, मतलब देखिए, वो पार्ट ऑफ द जॉब है। आपको ड्यूटीज़ दी जाती हैं, वो आपका काम है, आपको करना है। तो आई वॉज द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन। हमने वो फांसी दी, उस प्रक्रिया में हम शामिल रहे। जो हमारा एज़ पर रूल, एज़ पर कंडक्ट, जो हमारी एसओपी थी, हमने उसको बहुत अच्छे से पूरा किया। सर ये हमने देखा होगा कि जेल में आते कुछ पुलिस वाले भी जेल में पहुंच जाते हैं, उनको तो बड़ा खतरा रहता होगा, क्योंकि क्रिमिनल्स और पुलिस जब साथ साथ होगी तो उनकी जान को तो बड़ा खतरा रहता होगा, तो उनको आप स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो? हाँ, सेग्रीगेशन में, स्पेशल केसेस के अंदर सेग्रीगेशन किया जाता है। जो इस तरह के केसेस हैं, इवन जो गैंग वॉर्स के केसेस हम देखते हैं कि बाहर किसी एरिया के अंदर दो गैंग्स हैं, आपस में बंद होके आते हैं, तो उनको भी सेग्रीगेट किया जाता है। और इस तरह की कोई एप्लीकेशन आती है तो उसको हम कंसिडर करते हैं। आपने विवेक बिंद्रा जी को भी पॉडकास्ट दिया है, जी। तो उनके साथ कैसा रहा आपका? और ये कंट्रोवर्सी लेके फिर तो थोड़ा खुल के बोलना चाहिए आपको भी। नहीं, देखिए, मैं विवेक बिंद्रा जी के साथ मेरा पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा, और ज़्यादा मैं एक्चुअली मैं उनका गेस्ट था
पॉडकास्ट के अंदर, तो उनका क्या कंसेप्ट है बड़ा बिजनेस एंड काइंड ऑफ, तो वो चीज़ें मुझे ज़्यादा पता नहीं है और मैं उन चीज़ों में ज़्यादा जाना भी नहीं चाहता। लेकिन हाँ, मेरा पॉडकास्ट बहुत अच्छा गया, बड़ा इन्फॉर्मेटिव था, बहुत चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लगा कि उनके पॉडकास्ट के माध्यम से ऑडियंस के बीच में जानी चाहिए, तो वो चीज़ें मैंने अपनी रखी। उनके सवालात भी बहुत अच्छे थे और वो अपने में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब एज अ ये आपकी तीनों लाइफ बॉडी बिल्डर, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर और एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपको बहुत एडवांटेजेस तो बहुत मिलती होगी। आप जनता को कुछ डिसएडवांटेजेस बताओ कि जिसमें आपको ये समस्याएं बड़ी झेलनी पड़ रही है अभी। हाँ देखिए, लिमिटेशंस हैं। जैसा अब बहुत से कंटेंट ऐसे आते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि हाँ मैं इस कंटेंट पे अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि मैं एक डिपार्टमेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं एक बाउंड हो जाता हूँ कि नहीं, ये कंटेंट मैं क्रिएट नहीं कर सकता। आपका कोई शो प्रिंस नरूला के साथ भी आने वाला है? हाँ, मैं अभी प्रिंस नरूला के साथ एक शो कर रहा हूँ, डार्क स्क्रॉल, जो होपफुली जनवरी में शूट होना है। बड़ा अच्छा रियलिटी शो है एंड आई विल बी द पार्ट ऑफ द होस्ट टीम अलॉन्ग विद मिस्टर प्रिंस नरूला, और दूसरे हमारे जो भी होस्ट रहेंगे माइट बी मिस्टर रणविजय और विल बी मिस्टर राहुल देव। तो इन लोगों के साथ बड़ा अच्छा कंटेंट है, रियलिटी शो है जियो सिनेमाज के लिए, तो वो जनवरी में शूट होना है और मुझे पूरी उम्मीद है वो बहुत अच्छा शो जाएगा। तो आपको आराम से ऑफिस से छुट्टी वगैरह अलाउ हो जाती है इजीली? हाँ देखिए, अगर आप मैंने बताया, अगर आप एक अच्छी चीज़ें आप कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी अधिकारी आपको करने से रोकेगा। वो डिपेंड करता है आप क्या चीज़ें करने जा रहे हैं। तो मेरे तो बहुत अच्छे सवाल जवाब आपके साथ रहे और ये मेरा बहुत अच्छा सेशन रहा, क्योंकि ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है। मैं बहुत सारा सेशन ऐसे बनाता हूँ जो थोड़े एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी होते हैं, जिसमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम होती है, लेकिन मुझे लगता है इस सेशन में मेरी जनता को इन्फॉर्मेशन बहुत मिली। लेकिन मैं एक चीज़ और चाहता हूँ, आप अपनी ज़ुबान से इस नौजवानों को जो हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं कुछ टिप्स दो ना, कि वो अपने फ्यूचर को लेके कैसे सिक्योर कर सकते हैं, कैसे या तो गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं या बॉडी बिल्डर बन सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। कुछ टिप्स दे दो अच्छी अच्छी, ताकि वो भी खुश रहें कि हाँ भैया जी ने हमें कुछ अच्छी टिप्स दी है। देखिए, आपने बड़ा वाइड स्कोप बताया चीज़ों का और मैं इतना कंसाइज नहीं कर पाऊँगा, फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ आप लोग मेरे कहने पर अपनी ज़िंदगी के अगर आप 2 साल आप लगाते हैं अपने करियर पर, अपने फ्यूचर पर, सबसे पहले तो आपको देखना है आपका टेस्ट क्या है। अगर आपका टेस्ट है गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ, सिर्फ आप 2 साल आप लगाएं और मैं यकीन के साथ कहूँगा 2 साल के अंदर आप 20 साल आगे आप पहुँचेंगे। कंटेंट क्रिएशन की अगर मैं बात करूँ, आप आज एक कंटेंट बना रहे हैं, कल को कोई दूसरा क्रिएटर आएगा, आपके कंटेंट को सप्रेस करेगा, फिर आप मेहनत करेंगे, तो इस तरह से वो चीज़ें ऊपर नीचे चलती रहेंगी। और बॉडी बिल्डिंग फिटनेस की अगर मैं बात करूं, तो एक अच्छी फिजिक मेंटेन करना, एक कंपटीशन को खेलना एक बहुत एक्सपेंसिव खेल है। तो मेरी तो आपसे सिर्फ इतनी अपील है कि आप पहले खुद अपनी इतनी वर्थ आप बना लें, इतना आप स्टैंड क्रिएट कर लें, या आप बॉर्न इन अ सिल्वर स्पून है तो एक बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि एक सर्विस में रहते हुए या बिना सर्विस के आप बॉडी बिल्डिंग करियर को आप आगे लेकर जा पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने करियर पे फोकस करें, अपने गोल को आप स्मार्ट रखें। स्मार्ट इन द सेंस आपका जो गोल हो वो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, बिल्कुल रियलिस्टिक हो, टाइम बाउंड हो। तो इस तरह का आप गोल रखें, हवाई बातों में आप ना रहें, अपने आप जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, थैंक यू। तो गाइज हमारे दीपक भाई ने आप लोगों को इतनी अच्छी सलाह दी और ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा। तो जो आपको बेस्ट चीजें लगती है प्लीज कमेंट करना मत भूलना, और आपके कोई सवाल हो हमारे दीपक भाई से तो वो भी कमेंट सेक्शन में डाल देना, वो मैं उनको पर्सनली भेज दूंगा, वो अपनी स्टोरी में या इंस्टाग्राम पे आपको उसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भाई साहब आप भी मेरे चैनल की अपील कर दो यार। आशीष भाई, आपका जो चैनल है आशीष भारद्वाज के नाम से, बड़ा अच्छा चैनल है। मैंने आपके पुराने जो वर्क लिंक्स देखे, कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन भी है, एंटरटेनमेंट भी है, और मैं चाहूँगा आप इस तरह से कनेक्टेड रहें,
आशीष भारद्वाज जी के साथ आगे क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे, इनको प्यार मिलेगा, बूस्टअप मिलेगा, ये अच्छा कंटेंट आपके सामने ला पाएंगे, आप भी इंजॉय कर पाएंगे और आशीष भाई भी आगे बढ़ पाएंगे। थैंक तो यू। बिल्कुल गाइस, बाय बाय, सी यू सून, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। राम राम जी।